नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आइडियाज ऑफ इंडिया की। ऐसा फोरम जो पिछले 3-4 दिनों से काफी चर्चा में है। स्थान कहाँ था? तो भारत को गुलाम बनाने वाले इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। गणमान्यों में सजायाफ्ता लालू यादव के बेटे और भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे तेजस्वी यादव, चीन समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी, अब हो या न हो तब तो थे 1962 में, सीताराम येचुरी जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, सलमान खुर्शीद और बाकी तमाम विपक्ष के नेता और बुद्धिजीवी वहां मौजूद थे। और राहुल गांधी भी कांग्रेस के युवा नेता होने के कारण, विपक्ष का चेहरा होने के कारण वहां मुख्य वक्ता के तौर पर गए थे। बौद्धिक विमर्श में भारत का विपक्ष था, पक्ष से कोई नहीं। होता क्या है, जब सूट बूट में राहुल गांधी, सूट बूट इसलिए कि पहले सूट बूट की सरकार कही जाती थी, इस बार राहुल गांधी खुद सूट बूट में नजर आए। लेकिन जब वो मंचासीन हुए तो लगा कम से कम देश के बाहर विदेश नीति से इतर मुद्दों पर भी वो सरकार का साथ देंगे, क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है। विदेश नीति पर तो हम देश के भीतर भी, बाहर का तो खैर सवाल ही नहीं कि हम कुछ अलग बोलें, पक्ष विपक्ष एक राय रखता है। सदन के भीतर राहुल गांधी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, वो ठीक है। बढ़िया विपक्ष देश के लिए शुभ संकेत है। विदेश में नीतियों का विरोध कीजिए, ये भी चलेगा। लेकिन जब राहुल ने बोलना शुरू किया तो मैं अवाक रह गया। नरेंद्र मोदी के बदले उन्होंने पूरे देश को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, और सवाल पूछने वाला भी ऐसा लग रहा था मानो वो मिला हुआ हो। आजकल ये जुमला आपने बहुत कम सुना होगा, 2 साल पहले तक खूब चर्चा में थी कि मिले हुए हैं। तो क्या सवाल जो पूछने वाला वो पूछता है, क्या नेहरू से पहले यानी 1947 से पहले की तरह भारत की आत्मा मर गई है? ये मौजूदा संदर्भ में सवाल है। जवाब में पीएम पद के दावेदार राहुल कहते हैं, हाँ, मेरी समझ से अगर आवाज दबा दी जाए तो आत्मा मर जाती है। बहुत कुछ ऐसा ही जैसा पाकिस्तान में हुआ है। राहुल जी, ये क्या है? सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की जनता यहाँ की है। 2014 में पहली बार और 5 साल बाद दूसरी बार पूर्ण बहुमत से जनादेश देकर मोदी को प्रचंड जनमत दिया। अब ये जनता ने अपनी आवाज उठाकर ही तो समर्थन दिया था। अपनी पार्टी की दुर्गति को जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताकर थेम्स किनारे की ये मौज मस्ती मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा हो गई, और ये कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ सकती है। ये मेरी निजी राय है। आपने किसी को नहीं बख्शा। राहुल गांधी ने इस मौके पर जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, प्रेस, सबको बिका हुआ बताया। एक तरह से 7 दशकों पर देश पर राज करने वाले गांधी परिवार के वारिस अगर इस तरह के वैचारिक मंथन को आगे भी जारी रखते हैं तो मतलब साफ है, उन्हें आगे की कोई उम्मीद नहीं दिखती। हाँ, कहने को राहुल ने जरूर ये कहा, नो डाउट, कि उदयपुर चिंतन शिविर में हाउ टू रिगेन इंडिया पर चर्चा हुई। अब मैं यहां पे थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि रिगेन इंडिया ये कौन सी भाषा है? भारत क्या भाजपा के कब्जे में है? राजनैतिक रसातल में औंधे मुंह गिरी कांग्रेस अगर इस तरह का वैचारिक मंथन जारी रखती है तो समझ लीजिए भविष्य अंधकारमय है। मैं कुछ और मुद्दों की तरफ भी ले जाना चाहूंगा जिसकी चर्चा राहुल गांधी ने तालियां बटोर कर की। राहुल ने पिछले 6 महीने में दूसरी बार एक विचित्र सिद्धांत पेश किया। पहली बार सदन के भीतर हुआ था, इस बार लंदन में। उनकी नजर में भारत एक राष्ट्र नहीं है, यह राज्यों के आपसी समझौते से बना यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी संघ है। पता नहीं ये अमेरिका का संविधान उन्हें ज्यादा याद क्यों रहता है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो अमेरिका का है। हम अमेरिका तो है नहीं जहां लोगों को राज्यों की भी नागरिकता लेनी पड़ती है और देश की भी। हम एक हैं, हम भारत हैं। प्रशासनिक सहूलियत के लिए राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकार सलीके से बंटे हुए हैं, लेकिन राष्ट्र के तौर पर हमारे अस्तित्व को कोई चुनौती दे, ये इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। विविधताओं से भरे इस देश को बांटने की कोशिश करना ठीक नहीं है। राहुल ने एक और बात कही
इंडिया इज नॉट एट अ गुड प्लेस। इकोनॉमी बेजान है और प्रोडक्शन बढ़ाकर रोजगार देने की जरूरत है। लेकिन इंडिया इज नॉट एट अ गुड प्लेस, हम अपने देश की बुराई क्यों करें? अच्छा, जब इकोनॉमी पर बोल ही रहे थे तब उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे मुल्कों से हमारी तुलना की। अब हम 3 पॉइंट से समझते हैं, मैं कोशिश करता हूं समझाएं आपको। यूएन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल हमारी विकास दर 6.5% से ऊपर रहने वाली है, यानी दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा। दूसरी ओर वर्ल्ड इकोनॉमी 3.1% की दर से बढ़ेगी, यानी हम डबल ग्रोथ दुनिया के मुकाबले हासिल करेंगे। तो साफ है कि दुनिया का मददगार भारत कहीं भी श्रीलंका पाकिस्तान जैसी स्थिति में नहीं है, यह सरासर झूठ है। दूसरा, हमारा एक्सपोर्ट 2021-22 में $418 अरब का रहा, जो एक नया कीर्तिमान है। अब राहुल गांधी को कैसे बताया जाए कि हमने कुछ बनाया नहीं तो दुनिया को बेचा कैसे? तीसरा पॉइंट, 2021-22 में भारत ने $83.57 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI आकर्षित किया। भारत में विदेशी निवेश आया, मतलब भारत की क्षमता में दुनिया को भरोसा है, लेकिन राहुल गांधी को नहीं है। हाँ, मैं भी मानता हूं कि इकोनॉमी में दुश्वारियां हैं। कोरोना के बाद रूस यूक्रेन जंग और तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ी है। ये इकोनॉमी की रफ्तार पर ब्रेक भी लगा सकती है, लेकिन लंदन में बैठकर भारत को नंगा दिखाने की झूठी कोशिश करना शर्मनाक है। एक बार फिर बता दूं, ये मेरी निजी राय है। तथ्यों में कोई गड़बड़ी हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब जब यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पूरी दुनिया ने हमारी विदेश नीति का लोहा माना, आपने देखा दिल्ली में अमेरिका, इंग्लैंड, पोलैंड से लेकर तमाम यूरोपीय देशों के राजनयिकों की लाइन लग गई। हमने रूस से दोस्ती का ख्याल रखा तो अमेरिका को भी एहसास कराया कि ये हमारी जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी ने रूस यूक्रेन जंग की तुलना भारत चीन के मौजूदा तनाव से कर दी है। उनकी नजर में लुहांस्क और डोनेट्स्क, जो डॉनबास का रीजन है जहां रूसी हमले चल रहे हैं और रूस उनको रूसी भाषी मानकर कब्जा करना चाहता है, उसकी तुलना राहुल ने लद्दाख और डोकलाम से कर दी। ये तुलना बचकानी है। परमाणु ताकत से लैस हमारी तुलना यूक्रेन से कोई नहीं कर सकता। शायद आप मुझसे इत्तेफाक रखते होंगे। राहुल ने कहा कि पंचशील जैसे सिद्धांत हैं जिसके तहत कांग्रेस मौजूदा स्थिति का सामना करती, मगर वो भूल गए कि पंचशील के बाद 1962 में चीन ने क्या किया और नेहरू ने क्या किया। ये तो खैर बहुत सारे लिखने वाले डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया कि उन्होंने क्या किया। आज हमारे जवान आंख से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। 15-16 जून 2020 की दरमियानी रात गलवान घाटी में चीन की नापाक कोशिश के बाद भारत के हौसले से चीन वाकिफ है। दोनों सेनाओं के बीच कॉर्प्स कमांडर लेवल की 15 दौर की बातचीत हो चुकी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आ चुके हैं। यहां जयशंकर ने उनको 2 टूक कहा भी कि रिश्ते बढ़ाने हैं तो तनाव घटाने पड़ेंगे। फिर राहुल यूक्रेन युद्ध से कैसे तुलना कर रहे हैं? क्या वो भारत के डिफेंस डॉक्ट्रिन को नहीं जानते? क्या वो चाहते हैं कि हम चीन पर पहले हमला कर दें? हमारी हमेशा से नीति रही है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अखंडता भंग करने की कोशिश करेगा तो जवाबी हमले में भी देर नहीं लगेगी और उस केस में न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। फिर सीमा पर तनाव तो अमेरिका और मेक्सिको के बीच भी है। तो पड़ोसियों की तरह कई देश अपने पड़ोसी देश से उलझा हुआ है, जैसे हम और आप अपने पड़ोसियों से किसी न किसी बात पर उलझे होते हैं। बातचीत जारी है, लेकिन राहुल ने पता नहीं क्यों रूस यूक्रेन युद्ध के समानांतर ये तुलना की है। मुझे नहीं लगता कि ये जायज है, वो भी विदेश जाकर। राहुल गांधी को चाहिए कि वो मोदी की पार्टी न सही अपनी ही पार्टी के बुद्धिजीवियों से सीखें। सीपीएम के सेमिनार में जाने पर केटी थॉमस जैसे नेता को सस्पेंड करने वाली पार्टी जब मोदी पर आवाज बंद करने का आरोप लगाती है तो अजीब लगता है। कांग्रेस के भीतर 23 बड़े नेता घुट रहे हैं, ये उनको पता है। उनकी तो वो सुन नहीं रहे। खैर, अब देखिए उसी सीपीएम के सेमिनार के एक और पैरोकार शशि थरूर। राहुल चाहें तो उनसे भी सीख सकते हैं। थरूर ने हमेशा विदेशी सरजमी पर देश की नीतियों और देश का मान रखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि सरकार किसकी है। मैं आपको उनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन वाला वाकया याद दिलाता हूं। यह बात 2015 की है, जब वहां बैठे इंग्लैंड के एक महाशय ने कहा कि भारत की हालत अंग्रेजों के कारण खराब नहीं हुई, तो थरूर ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी चर्चा जो बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में हिस्सा कभी 24% था, जब अंग्रेज गए तो 4% रह गया, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें लूट लिया।
उन्होंने बेबाकी से अंग्रेजों के दरवाजे में घर पे बैठ के उनको जवाब दिया। विक्टोरियन इंग्लैंड के लुटेरे चरित्र को नंगा करते हुए शशि थरूर ने वहां तालियां बटोरी, एक राहुल ने बटोरी, तुलना करी। खैर, क्लाइव लॉयड से लेकर सारे वायसराय उनके निशाने पर थे। 2 करोड़ लोगों को विंस्टन चर्चिल ने इसलिए मार डाला भारत में क्योंकि बंगाल के अकाल में हमारा ही अनाज उसने बांटने से मना कर दिया। वर्ल्ड वार 2 में $2.5 अरब का खर्चा ब्रिटेन ने किया, जिसमें $1.25 अरब भारत का था, जो भारत ने कभी वापस नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शशि थरूर ने वहां कहा था, तर्क दिए थे। जब किसी ने कहा कि भारत की 0.4% जीडीपी के बराबर ब्रिटेन से सहायता मिलती है, जो ब्रिटिश एड अभी मिलता है, तो थरूर ने पलटवार कर कहा कि इससे ज्यादा तो हमारे यहाँ खाद की सब्सिडी पर खर्च होता है। डेमोक्रेसी पर भी सवाल उठे। थरूर का पंच था, हमें तो दास बनाया गया था, हमने आपसे लोकतंत्र छीन लिया, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, हमने जो खोया आप वापस नहीं करते, सूद नहीं तो मूल तो लौटा दो। यही 2017 में फिर शशि थरूर ने किया। जेफरी रिचर्डसन जैसे तंग सोच वाले बुद्धिजीवियों को जवाब देते रहे। और याद रखिए, इन मौकों पर सरकार भारत में नरेंद्र मोदी की ही थी, मनमोहन सिंह की नहीं थी। इसलिए राहुल को यह समझना चाहिए कि विदेश की धरती पर बैठकर देश के बारे में अनर्गल बयानबाजी नहीं करना ज्यादा बेहतर है। जो भी मुद्दे हैं, जो भी आपकी बातचीत है, अगर मोदी नहीं सुनते हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप यहां भी कह सकते हैं। और इसी मार्च में मैं उनको बता दूं, थरूर समेत सभी कांग्रेसियों ने सदन के भीतर संसद में तालियां बजाकर मोदी की विदेश नीति की प्रशंसा की। राहुल गांधी जब विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों पर लंदन में बैठकर एरोगेंट होने का लेक्चर दे रहे थे, तब वो भूल गए आनंद शर्मा ने सदन में क्या कहा था। सुमी और खार्किव में बरसते रूसी गोले बारूद और मिसाइलों के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को निकालने पर इन्हीं कांग्रेसी आनंद शर्मा ने कहा था, विदेश मंत्रालय, हमारे डिप्लोमेट्स, विदेशों में भारतीय मिशन ने जो काम किया है वह आसान नहीं था। आप उन्हीं विदेश विभाग के अधिकारियों को एरोगेंट बता रहे हो। और राहुल गांधी जी, विदेश के किन ब्यूरोक्रेट से आपकी बात होती है जिसके रेफरेंस से आपने ये आरोप लगाया? क्योंकि लंदन में उन्होंने कहा कि जब मेरी बातचीत होती है यूरोपियन ब्यूरोक्रेट से, यह बेहद गंभीर मुद्दा है। और राहुल जी, आपने पहली बार किया नहीं है। जब डोकलाम में हमारे जवान चीनी जवानों को रोकने आगे बढ़े, तब भी आपने ये किया। 18 जून से 28 अगस्त 2017 तक -40 डिग्री तापमान में भारतीय जांबाज डोकलाम में चीनी जवानों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से रोक रहे थे, और आप चुपचाप चीन के राजदूत लुओ झाओही से मिलने दिल्ली स्थित उनके दूतावास गए थे। ये सबको याद है। इसलिए इस तरह की बातचीत विदेश के मसले पे, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। आप समझिए, आपकी बातों से स्नेहा दुबे जैसी उस युवा अधिकारी पर क्या गुजरेगी जिसने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के एजेंडे को तार-तार कर दिया। देश की अखंडता और तटस्थ विदेश नीति को बिना किसी सरकारी ऑर्डर के मजबूती के साथ दुनिया के सामने रख रहे इन नौजवान विदेश विभाग के अधिकारियों को कम से कम किसी राजनैतिक एजेंडे में नहीं घसीटना चाहिए। और जयशंकर ने शायद ट्वीट से जवाब भी दिया। उन्होंने ट्वीट किया, हाँ, विदेश सेवा बदल गई है, इसे राष्ट्रहित की रक्षा करना आता है। तो राहुल गांधी जी, आपसे दरख्वास्त यही है कि विदेश से जल्द लौट आएं, भारत में आकर विपक्ष की भूमिका निभाएं, सरकार की कमियों को आगे लाएं, सरकार के प्रति आप उसके खिलाफ आंदोलन करें। लेकिन जिस तरह की बातें लंदन में बैठकर आपने कही, मुझे लगता है कि देश इसको लेकर बहुत खुश नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। बुधवार को हम नए टॉपिक के साथ आपके से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।